अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के हवाले से जो कंट्रोवर्सी 14 सितंबर को शुरू हुई, अभी उसका अख्ताम मैच रेफरी की माफ़ी के साथ हुआ। लेकिन इस सारे मामले को देखने की ज़रूरत है। जो इंडियन टीम ने हरकत की वो इंतहाई घटिया तरीन हरकत थी। कभी भी आप स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को खींच के नहीं लाते। कुजा ये है कि वहाँ एक सियासी तकरीर इंडियन कैप्टन ने कर दी और मैच रेफरी तो उससे भी नीचे गिर गए। लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल वो क्या होना चाहिए था, इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान को ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए था सख्त तरीन अल्फाज के साथ आईसीसी के ऊपर। और आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर बाकायदा लीगल प्रोविजन हैं कि जब भी आप स्पिरिट ऑफ द गेम के ख़िलाफ़ कोई कैप्टन या मैच ऑफिशियल कोई हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। और पाकिस्तान को राइट था कि वो हेयरिंग की तरफ लेकर जाता इन दोनों लोगों को और इनके ऊपर पनिशमेंट या जुर्माना जो भी पेनलाइज किया जा सकता था, जिस तरीके से भी मुमकिन तौर पर वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त था कि हम खेलने नहीं जाएंगे? ये प्रोग्राम के आगाज़ में इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर। शाहिद अफरीदी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी है। एहसन साहब, आप क्या शाहिद अफरीदी, ये जो एपिसोड हुआ, आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? वेल आई थिंक नदीम भाई, इसका जो स्टार्ट था वही आई थिंक अच्छा नहीं था। वो मोदी और मोदी की जो अपनी मीडिया है, आई मीन कि उन्होंने प्रेशर को नहीं ले पाए जो अवाम का उनका प्रेशर था, और उस चीज को इन्होंने गेम तक ले आए। आफ्टर 10 मई दुनिया में, जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत जो है वो दुनिया में काफी शर्मिंदगी का बाइस बनी रही है। तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके एक और घटिया हरकत के, जो आपका स्पिरिट ऑफ द गेम जिसे कहा जाता है हमेशा, जंगें इससे पहले भी काफी दफा हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स आपस में मिल नहीं रहे। हम हमेशा मिले हैं आपस में एक दूसरे से, बहुत सारी जंगें हो चुकी थी पास्ट में, लेकिन ये जो रुसवाई का सामना 10 मई के बाद इनको हुआ है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने इसी तरह की घटिया हरकत की उम्मीद थी हमें, और हाथ ना मिलाना एंड देन फिर प्रेजेंटेशन में उनके कप्तान का जाना और वहां पे ऐसा स्टेटमेंट देना जैसे वो कोई अपनी कौमी असेंबली में खड़े हुए हैं। तो आई थिंक कि क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को इस चीज से दूर रखना चाहिए। जहां तक मैच रेफरी का ताल्लुक है, आई थिंक के अभी जो खबर मिली है कि वही मैच रेफरी हैं, लेकिन उन्होंने काफी सॉरी वगैरह की है कप्तान से और मैनेजमेंट से। अब अंदर की क्या चीजें, क्योंकि हमारा स्टांस ये था कि जब तक मैच रेफरी ये होगा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि मैं यहाँ खुद भी ट्रेवल कर रहा हूँ और जो न्यूज आ रही है वो अभी क्लियर, एक दफा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी प्रेस मैच रेफरी ने माजरत की है, लेकिन मैच रेफरी वही है, वो उसने अपोलोजाइज कर दिया, लेकिन मैच रेफरी वही है। लेकिन नदीम भाई पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं और आप इधर बैठे में वहां पे क्या इनकी आपस में कम्युनिकेशन रही है मोहसिन नकवी साहब की और आईसीसी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब चीजें सामने आएंगी एंड देन वी विल डिस्कस। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अफरीदी। आपने हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीसीबी की, उससे ये जाहिर होता है कि आईसीसी ने प्रॉमिस किया है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी और यही लीगल प्रोविजन है। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापसी पे हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ख़बर यह है कि वहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में कुछ अहम मुआहदे जो हैं उनके ऊपर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से एक ऑफिशियल पोजीशन रही है और वो ये है कि हम हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी जो है, ये पाकिस्तानी हुकूमत वैसे ना भी कहे तो 25 करोड़ लोग कहेंगे कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो पाकिस्तानी हुकूमत की भी यही पोजीशन है कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अभी खबर दो तरह से चल रही है, उसकी तफसीलात दस्तयाब नहीं है कि शायद हम सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ दोबारा इंटरेस्ट हमारे डीपर होंगे सऊदी अरब के साथ, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ मज़ीद बातचीत आगे बढ़ेगी। उसकी तफसील अगर प्रोग्राम के अंदर हमें मिल जाती है तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ आज जैसे ही सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको वार्मली ग्रीट किया गया सऊदी फ़िज़ाइया ने। जिस तरीके से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है सऊदी अरब में तो उनको पेश आते हैं, वैसे ही आज उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ग्रीट किया। तो लगता यह है कि मामलात हमारे दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई नेक्स्ट लेवल हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल साहब का तो डिपार्टमेंट है मनसूबाबंदी भी, और ये सारे मामलात आप देखते हैं सऊदीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हम सिक्योरिटी के मामलात में आगे चल सकते हैं। उनके पास वसाइल हैं,
हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि बहुत कुछ हम बना सकते हैं, वसाइल की कमी है, तो क्या दोनों मुल्क मिलकर कुछ आगे चल सकते हैं? देखिए नदीम साहब, सऊदी अरब का ताल्लुक उन ममालिक में है कि जो पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं, और हमारा इनके साथ ताल्लुक दिफाई शोबे में भी है और इक़्तिसादी शोबे में भी है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुआशी मदद भी की है, इक़्तिसादी मदद भी की है। हमारी सबसे बड़ी जो रेमिटेंसेस हैं वो सऊदी अरब से आती हैं, जो कि बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं, और इस हवाले से हमारे ह्यूमन रिसोर्स का सऊदी अरब की डेवलपमेंट में हमारे इंजीनियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे वर्कर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ हमारे दिफाई शोबे में भी उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। हमने उनकी ट्रेनिंग की, एयरफोर्स की भी, उनकी फोर्सेस की भी, उनके लोग ऑफिसर्स यहाँ पे भी आके ट्रेनिंग हमारी देते वहाँ हैं। मिलिट्री भी मौजूद है, वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हमारे लोग जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं। तो हमारा एक बड़ा अच्छा उनके साथ गहरा ताल्लुक़ है, और ये हमेशा पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि जो हरमैन शरीफैन है वो हर मुसलमान का एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, कि उसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पर किसी किस्म का ख़तरा हो तो पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट होगा। हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हरमैन शरीफैन पर कोई मैली निगाह डाले। तो ये हुकूमत की और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की एक स्टेटस पोजीशन है। सर 10 मई के बाद ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, डॉक्टर आदिल नजम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर आदिल साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। एहसन साहब, जो 10 मई के बाद की पाकिस्तान और अरब दुनिया के तल्लुकात की सिचुएशन है, वो लगता है कि उसमें थोड़ी गर्मजोशी पैदा हुई है। पहले तो दरमियान में एक फेज़ आया था कि उनका टिल्ट इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद अभी ये जो लास्ट ईद थी उसके ऊपर खुसूसी दावतनामा आया, हमारे फील्ड मार्शल भी गए और प्राइम मिनिस्टर भी गए, और फरमाइश का आई थी, मुझे तो यही पता चला कि रियाद से फरमाइश आई थी कि वो वहाँ ईद सेलिब्रेट करें, और अभी दोबारा विज़िट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल है। तो देयर इज़ सम चेंज। देखिए, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्का हक है उसके बाद एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग में बहुत फ़र्क हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 2017-18 में भी हम ऑलमोस्ट ऐसी ही पोजीशन पे थे। मेरे पास अमेरिका के सफ़ीर, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर सब आकर एक ही बात किया करते थे कि हमें यह बताएं कि हमारे मुल्क की कंपनियां CPEC प्रोजेक्ट्स में कैसे हिस्सा ले सकती हैं, या हम उसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में किस तरह शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान एक CPEC हमारा ग्लोबल ब्रांड बन गया था, पूरी दुनिया हमसे जुड़ना चाह रही थी, और हम एक मुआशी हकीकत के तौर पे तस्लीम किए जा रहे थे। फिर उसके बाद जो 4 साल का एक बैड पैच आया जिसने कि तमाम पॉलिसीज़ को रिवर्स किया, CPEC मुतासर हुआ, पाकिस्तान एक इक़्तिसादी बहरान में गया। हद ये कि हम 1 अप्रैल 2022 को इंटरनली डिफ़ॉल्ट कर गए थे। अभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2222 को फाइनेंस ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कहा कि वो लास्ट क्वार्टर रिलीज़ डेवलपमेंट बजट की 1 रुपए की नहीं करेंगे। तो ये कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब हम इंटरनली डिफ़ॉल्ट कर गए थे 1 अप्रैल 2022 को। तो उधर से फिर पाकिस्तान एक बहुत आज हो गया अपने दोस्त मुल्कों का कि वो अगर उसने बैंकरप्ट नहीं होना तो वो जो कर्जे लिए गए थे उस पिछले 4 सालों में उन्हें रोल ओवर करे। और जब हम बार बार रोल ओवर की दरख्वास्त लेकर जाते थे तो उससे हमारी पोजीशन भी कोई ज़्यादा आबरूमंदाना नहीं थी। तो यकीनन पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ। लेकिन मार्का हक में जब हमने अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी को साबित किया तो उसने इस इलाके में जहाँ 3 दिहाइयों पे भारत ने एक मेकअप करके इमेज बनाया था कि अब वो इस खिते में शायद एक सुपर पावर बन गया है और उसका और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं रहा, इलाके की थानेदारी उसके पास है, वो मिथ टूट गई, वो मेक ओवर धुल गया सारा। हमारे शाहीनों ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत का वो मेकअप उतार दिया। तो हम तकरीबन वहीं आ गए जहाँ 28 मई 1998 में जब एटमी धमाके किए थे और एक पैरिटी के मैदान में हमारी पोजीशन हो गई थी। तो दुनिया ने भी, आप देखिए, अमेरिका से लेकर चाहे वो मशरिक़ वस्ता है, हर मुल्क ने पाकिस्तान को भी एक मुख्तलिफ निगाह से देखना शुरू किया। और ये एक हमारे लिए मौका है कि हम इस गुडविल का फ़ायदा उठाएं और अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को मज़ीद मजबूत करें।
डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि अपने स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक तो बहुत उसको अहमियत दी जा रही है सऊदी विजिट को कि वहाँ कुछ डील्स वगैरह साइन होंगी, और इसके बाद वो जाएंगे लंदन, और लंदन से अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका की मीटिंग्स भी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी मुमकिन तौर पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट से भी मुलाकात उनकी हो जाए। आपका तज्जिया? बहुत शुक्रिया। जैसे एहसन साहब ने भी कहा कि जो पाकिस्तान की भारत के साथ जो हुआ मिलिट्री कार्रवाई मार्का, उसके बाद पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है रीजन में भी और दुनिया में भी, उसमें बहुत तब्दीली आई है। और हम ये जानते हैं कि द होल वर्ल्ड लव्स अ विनर। तो जब तक आप विनर हैं, आपकी आवभगत भी होती है और आपका इम्पोर्टेंस भी होता है। और यकीनन जब तक ये है, वी शुड मेक एवरी यूज़ ऑफ इट। आपने कहा स्ट्रेटेजिक भी और डिप्लोमेटिकली भी इस वक्त जो पाकिस्तान को अटेंशन मिल रही है, जो अहमियत मिल रही है, अब पाकिस्तान का काम ये है कि उसको वो ट्रांसलेट करे इनटू लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप्स, ताकि ये सिर्फ एक मोमेंटरी ना हो। और चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, और सिर्फ ये नहीं कि वो मिलिट्री रेल्म में हो, वो दूसरे रेल्म्स में भी हो। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी भी ज़िंदगी में, इंफरादी तौर पे या कौमी तौर पे, आपका फिर फ़र्ज़ ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह लेवरेज करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये दौरा है सऊदी अरेबिया का भी, और जो इसके बाद जो विज़िट होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, वो दोनों उस पे एक और साया भी होगा। और वो साया जो है वो उस कार्रवाई का होगा जो इजराइल ने की कतर के बारे में, और उसके बाद जो ओआईसी की और अरब ममालिक की हमने मीटिंग्स देखी। सो आई डू थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ सब टेक्स्ट। और दुनिया जो है अमेरिका में भी, लेकिन बाकी मुसलमान ममालिक में भी, यकीनन पाकिस्तान में भी, इन तमाम मुलाकातों को उस हवाले से भी देखेंगी। तो यकीनन ये अहम है, ना सिर्फ डॉक्टर इसलिए आदिल, लेकिन जो कतर के अंदर अटैक हुआ उसके बाद ओआईसी का एलामिया जो था, वो तो एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की एक स्टेटमेंट थी, जिसमें आप अपनी मुस्लिम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दे मेड देयर स्टेटमेंट कि आइंदा कुछ किया तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का कुछ नहीं किया हमने। तो सऊदी अरब के अंदर जो मीटिंग्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। वो हो सकता है कि सऊदीज के अंदर नई रियलाइजेशन हो कि जो कुछ कतर में हुआ वो सऊदी अरब के साथ भी किया जा सकता है, तो इसलिए मुस्लिम दुनिया की खास तौर पर पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इनकी टाइज आपस में स्ट्रेंथन होनी चाहिए। डू यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये वही है कि अच्छा अगली बारी कितना ना तो फिर दसा। और ऐसा नहीं है कि वो अहम नहीं थी, बहुत अहम थी। इसलिए अहम थी कि आपने एक ताज़ियत करनी होती है दोस्त के साथ, वो आपने की। आपने एक मजम्मत करनी होती है दुनिया के सामने, वो आपने की। लेकिन उससे आगे जो है, जो एक्शन है, एक तरह से तो शय मिली इसराइल को। और स्ट्रेटिजिकली, रैशनली इस वक्त अगर आप इसराइल हो या नेतन्याहू हो, तो आप तो उससे जो सबक सीखेंगे वो ये है कि अच्छा यार मैंने ये किया फिर कुछ नहीं हुआ। और अब क्या होगा, इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक लोग जो जो मिलिटरीली इस पे नजर रख रहे हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड कि इसराइल की नेक्स्ट इंटरनेशनल मूव क्या होगी। बहुत गुफ्तगू हो रही है कि शायद ईरान पे एक और हमला हो, और हमला इस बार जो है वो टारगेटेड ना हो बल्कि ईरान के तोड़ने की तरफ से, क्योंकि शय मिली है ना। और कई शय मिली है, एक नहीं मिली। जिस दिन आपकी ओआईसी मीटिंग हुई उसी दिन एक और समिट हुई तेल अवीव में, रूबियो साहब के और नेतन्याहू की। तो ये तमाम जो है ये ब्लैंकेट होगा, और सऊदी अरेबिया के लिए भी यकीनन ये उनके जहन पे होगा। मैं एक सिर्फ गुजारिश करता जाऊं, अगर आप मिलिट्री स्पेंडिंग देखें तो सऊदी अरेबिया दुनिया के 7वें नंबर पे है। इसराइल से डबल स्पेंड करता है मिलिट्री पे। पाकिस्तान मेरे ख्याल में 25वें 27वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। अरब ममालिक में ये सवाल भी पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है कि हमने जो इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्रीज की हैं, ठीक है हमारे जहाज बड़े खूबसूरत लगते हैं वेलकम करते हुए, लेकिन ये हमने किसके लिए की हैं? अगर हमने इसराइल के लिए और अपने ऊपर हमले के लिए नहीं की, तो क्या हमने अपने लोगों के लिए की हैं? क्या हमने अपने हमसायों के लिए की हैं? ये सवाल जो हैं, आई नो कि दे आर अनकंफर्टेबल, लेकिन अरब स्ट्रीट ये पूछेगी, मुस्लिम स्ट्रीट ये पूछेगी, दुनिया की स्ट्रीट ये पूछेगी। सो दैट इज व्हाट मेक्स ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट, कि ये सिर्फ एक और दौरा नहीं या एक और ट्रेड मिशन नहीं है, ना सऊदी अरेबिया का और ना अमेरिका का। ये इसको उस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, ये उनका एक हिस्सा है, एंड वी शुड टेक इट सीरियसली। वी आर। ब्रेक ले लें हमारे साथ।
वेलकम बैक। एहसन साहब, जो आइंदा का रास्ता है वो हमारे लिए भी क्लियर है। जो चैलेंजेस ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं, पिछली जंग में भी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बोला कि श्रीनगर के अंदर इसराइली आके बैठे हुए जब जंग चल रही थी, तो दोबारा भी ऐसी सूरत हाल के अंदर इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो हम सारे मुसलमान दुनिया के जो लीडरशिप है उनके लिए क्लियर होना चाहिए कि आगे ख़तरात क्या हैं और उससे डील कैसे करना है। तो आप लोग स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं इसके लिए? जी देखिए नदीम साहब, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अमन हो, इस खत्े में अमन हो। चूँकि इस वक्त आप देखिए जनूबी एशिया दुनिया में सबसे पीछे रह गया है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ इलिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ डिजीज़। और उसकी वजह यह है कि दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है वो रीजनल इंटीग्रेशन से हुई है, लेकिन इसमें रुकावट हम तो नहीं। और जब भी हमने ये बात की है तो इंडिया ने शायद समझा कि हम कमज़ोर हो गए, हम इसके साथ साथ चौकस रहे, हमने अपनी दिफा, हमें चूँकि देखिए हम 1000 साल तक इनके साथ रहे हैं। कायद आज़म आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैम्पियन थे, लेकिन वो भी मजबूर हो गए इस बात पर कि वो एक अलहदा वतन का मुतालबा करें, और लिहाजा हमें उस साइकी का जिसकी आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी अलामत हैं, उसका बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि वहाँ पर क्या जज्बात हैं, क्या तासुब है। और अगर वो तासुब ना होता शायद पाकिस्तान ना बनता। सर ये तो मोदी तो उसका नेक्स्ट लेवल जी, ये एक्सट्रीम वर्जन है, ये उसका एक यानी कि पार एक्सेलेंस उस सोच के है ना। जो हमारी टीटीपी है ना उसका मुतबादिल वहाँ बीजेपी। जी बीजेपी। तो लिहाजा हमें कभी भी गाफिल नहीं रहना, क्योंकि हम कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते हैं उनसे। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने दिफा के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और यही वजह है कि जब 98 में एटमी धमाकों का चैलेंज आया, जब इंडिया ने धमाके किए और हम पर दबाव था कि आप ना करें, उस वक्त नवाज शरीफ साहब और लीडरशिप इस मामले में बड़ा क्लियर थी कि इट इज़ नाउ और नेवर। अगर हमने ये पैरिटी इस्टेब्लिश ना की तो हमारे मुस्तकबिल की सालमियत को, हमारे मुस्तकबिल के दिफा को जो ख़तरात होंगे, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हमें ख़ुद अपने वसाइल पर ही भरोसा करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने तब एटमी धमाके किए और उसके नतीजे में एक पैरिटी हासिल की। उसके बाद बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई उसने हमें इकनॉमिकली डैमेज किया। और मैं समझता हूँ कि अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज भी यही है कि आप देखिए दिफा के अंदर तारीख़ ये बताती है कि दिफा की सुपीरियॉरिटी बहुत देर तक कायम नहीं रखी जा सकती अगर उसकी पुश्त के ऊपर एक मजबूत मईशत ना हो। और मजबूत मईशत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि आपके मुल्क के अंदर अमन ना हो, इस्तेहकाम ना हो, पॉलिसीज़ का तसलसल ना हो, और आपका एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा ना हो। और ये हमने जब भी कोशिश की, मिसाल के तौर पे विजन 2010 किया, विजन 2025 किया, हर दफ़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर दफ़ा पॉलिटिकल डिसरप्शन ने हमें रिवर्स कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि हमें अगर मार्का हक को बरकरार रखना है, उसकी कामयाबी को बरकरार रखना है, तो मार्का तरक्की को जीतना है। और मार्का तरक्की को जीतने के लिए भी कई मार्के जीतने हैं, उसमें मार्का तालीम भी है, मार्का सेहत भी है, मार्का बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उसको स्कूल में वापस भेजना असल मार्क है, जब तक वो नहीं भेजेंगे। और आपको मैं और दूसरी बात बताऊं, देखिए ये बात लम्हा फिक्री है। जिस मुल्क ने आज 2 अरब की आबादी को आगे लगाया हुआ है उसकी तादाद कितनी है? 1 करोड़ है। इसराइल की 1 करोड़ की आबादी है। 2 अरब मुसलमानों को उसने बेबस किया हुआ। क्यों? इट इज़ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने पिछले 30-40 सालों में ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया। आज अमेरिका का पॉलिटिकल निज़ाम उनकी मुट्ठी में है, आज अमेरिका का फाइनेंशियल निज़ाम उनकी मुट्ठी में है, आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ, टॉप यूनिवर्सिटियाँ उनकी मुट्ठी में हैं, उनके प्रोफेसर हैं, उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, हत्ता ये कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर शोबे के अंदर उनकी जो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स है। ख़ुद इज़राइल की जो रिसर्च है, उनके पेटेंट्स जो है गालबन वो पूरी 52 इस्लामी मुल्कों से शायद ज़्यादा होंगे। तो हमें ये सबक सीखना है। अपने लोगों की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर भी वो इसराइली इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आदिल साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता उसको मेंशन किया अपनी गुफ्तगू में, वो कि इनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो दिखाने के लिए रखे हैं। अभी जब कतर पे अटैक हुआ तो अनफॉर्चुनेटली कुछ खबरें ये जाहिर करती हैं कि वो जो रिफ्यूलिंग हुई थी वो उसी एयरबेस से हुई जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज भी है, और साथ में ही वहाँ पे वो मॉडर्न फाइटर जेट्स भी जो कतरी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल में है, जिसमें F-15 भी है, टाइफून भी हैं, राफेल भी हैं, कोई 100 से ज़्यादा तादाद है उनकी। एक भी उड़ा नहीं, जो उड़ा है सुना है वो हो सकता है एयर स्पेस को इंश्योर कर रहा हो कि वहाँ कोई सिविलियन जेट ना उस वक्त आ जाए। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।
तो जो रियलिटी है, जो चैलेंज है वो पता है, लेकिन बुज़दिली का लेवल भी नेक्स्ट लेवल है कि हम मुस्लिम दुनिया में उसको चैलेंज करने पे आमादा नहीं है। तो तजवीज़ देंगे आप कुछ हिकमत अमली क्या अपनाई जाए? बिला वजह लड़ाई भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ और अपने लोगों की सिक्योरिटी, ये तो एक बुनियादी फ़र्ज़ है। नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जी। और जंग जो है कभी अच्छी चीज़ नहीं होती। जंग आखिरी हरबा इसीलिए होते हैं। जंग जो है वो बाकी बाकी तमाम जो आपके ऑप्शंस हैं उनकी हार होती है ना। और जंग में कोई जीतता भी नहीं है, कभी किसी जंग में कोई नहीं जीता तारीख में। जंग में सिर्फ ये होता है कि एक कम हार जाता है। लेकिन जो चीज़ है, बुज़दिली का भी सिर्फ सवाल नहीं है, मेरे ख्याल में बात स्ट्रैटेजी का है। आई थिंक जिस इसलिए ये विजिट भी और बाकी चीज़ें, एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि देखें, असली जो आपकी गेम है वो डेवलपमेंट ही रहेगी, वो प्रॉस्पेरिटी ही रहेगी, वो आइडियाज़ ही रहेंगे, वो नॉलेज ही रहेंगे। इस वक्त इसराइल का जोम जो है, इवन मिलिटरीली, मेरे ख्याल में उसकी नॉलेज पे है। देखो ना, किसी का सेल फोन उड़ा देना 4 मुल्क दूर, 3 मुल्क पार करके अपने मिसाइल भेज देना। सो एक तरह वो जो जोम है वो उससे आया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हमसे मेरी मुराद सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं, दुनिया कह रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, एक, एंड आई थिंक वन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद डिप्लोमेटिक। आई हैड विश्ड, आई हैड होप्ड कि जब ये ओआईसी की मीटिंग हुई थी तो इसमें जो दूसरे ममालिक हैं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन गजा की बात करते हैं, इस कतर के अटैक की मजम्मत करते हैं, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, आयरलैंड हुआ, लैटिन अमेरिका में मुल्क हुए, अगर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते ना वहाँ एक सेशन के लिए, आई थिंक द इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन वुड बी डिफरेंट। हम क्यों सिर्फ गुफ्तगू को, इसको एज मुसलमान मसला बना रहे हैं, रादर देन इस वक्त एक दुनिया में एक लहर है इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ, कम से कम एक सोच है आम लोगों में, यंग लोगों में, मुल्कों में, हम उसको क्यों नहीं रैली कर रहे? और अगेन आपके पास एक ये मौका आएगा आज से 7 दिन बाद, जब यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में सारे लीडर्स फिर पहुंचेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर ऑप्शन। वो जो टेबल है, जो हमने बड़ी सी तस्वीरें खूबसूरत देखी, बड़ी जबरदस्त टेबल है, बड़ा जबरदस्त कमरा है। हम, मैं सिर्फ जहाज़ों की बात नहीं करता, उस टेबल के इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे उनकी जो इकोनॉमिक क्लाउट है, अगर आप उनके इकोनॉमिक नंबर ऐड कर लें तो वो दुनिया की प्रोबेबली चौथी बड़ी सुपर पावर, प्रोबेबली मे बी इवन मोर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक माइट। मैं वो जो टेबल थी ना ओआईसी की, उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ऐड कर लें। हमने क्यों इकोनॉमिक सैंक्शन सीरियसली, ये नहीं कहना कि यार इस कंपनी की चीजें मत खरीदो, उसका साबुन ना खरीदो, इसकी इसकी पानी की बोतल ना खरीदो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप इस वक्त अगर दुनिया चेंज हो रही है तो व्हाई आर वी नॉट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, सैंक्शंस के, ट्रेड के बारे में? आपने, एंड ऐसा नहीं है कि ये पंगा लेने वाली बात नहीं है। हम रैप्ट हैं एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग में कि एज इफ दुनिया वही है जो 10 साल पहले थी। जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रही हैं उसमें आपको नए मनूवरबिलिटी के रूम भी मिल रहे हैं। सो क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड क्रिएटिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन दोज जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। एहसन साहब, जो मिस्र है और आई थिंक जॉर्डन है, उन्होंने रिसेंटली इनके साथ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इसराइल के साथ ट्रीटी साइन की हुई है। तो ट्रेड सैंक्शन इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जिसकी तरफ डॉक्टर आदल इशारा कर रहे हैं। तो वो जो इब्राहिम अकॉर्ड्स में उनके वो आगे आगे सफ़े अव्वल के उनके साथी हैं, वो कहाँ जाएंगे ट्रेड सैंक्शन की तरफ? देखें ना, अभी इतनी बड़ी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, कितना बड़ा इशू था, लेकिन हमारे जिन इस्लामी ममालिक के सफारती ताल्लुकात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी है कि उन्होंने अपना ताल्लुकात तोड़ने तो दूर की बात है, सफ़ीर भी वापस बुलाया हो। तो देखिए, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, हम आपस में क्लियर नहीं होंगे कि हम क्या चाहते हैं। ये पीआर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, दिखाने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन समथिंग सब्सटैंटिव कि जिसके साथ ऐसा सब, इसकी वजह क्या है? बुज़दिली है या दे जस्ट डोंट केयर कि ठीक है, गजा में 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसमें मासूम बच्चे हैं, माओ की गोद में बैठे हुए दूध पीते बच्चे हैं जिनको मार दिया, भूखा तो और मारे। बात यह है जस्ट डोंट केयर। वही है कि आपका जब इन्हिसार उन ममालिक के ऊपर है कि जो इज़राइल की सिक्योरिटी के गारंटोर हैं और आप डिपेंडेंट हैं। पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर की डेफिनेशन है ए की डिपेंडेंस ऑन बी। तो जब तक आप अपने अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा करते, और जैसे मैंने कहा और आदिल ने भी वही बात की कि देखिए, आज दुनिया में जो ताकत का तवाज़ुन है वो नॉलेज है, वो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस की दस्तरस है।
आप मुझे बताएं कि हम कितने नोबल लॉरिएट्स उसके उम्मीदवार भी हमारे पास हैं, हम कितने इनोवेशन के मैदान में आगे हैं। हमें पूरा डिस्कोर्स बदलना होगा। ये देखिए, जो हमारा मजहबी डिस्कोर्स है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो चलते हुए बैठे हुए पहलुओं पे मुझे याद करते हैं, और मैं उस याद के साथ वो दिन और रात के बदलने पे और कायनात की तख्लीक पे गौर करते हैं। अब आज मुझे बताएं कि कायनात की तख्लीक पे कौन गौर कर रहा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप को मुसलमान मुल्क करीब करीब भी है। यानी कि हम एक्चुअली एक अजीब से तजादात का शिकार हो गए हैं। दुनिया में ताकत जो है वो हमेशा इल्म के साथ जुड़ी हुई है, और जिसके पास इल्म की ताकत नहीं है वो दस्तनगर ही रहता है ना। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि हमें आपस में, जैसे ये विज़िट भी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और ये समिट के फॉलोअप के नतीजे में, मैं अगरचे फौरी कोई नताइज तो नहीं निकले, लेकिन एक डायनामिक्स ज़रूर पैदा हुए हैं, रियलाइजेशन हुई है कि हमें ख़ुद पे इन्हिसार करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो बैनुल अक़वामी गारंटीज़ कुछ मुल्क समझते थे कि उनको वो दे कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि हमने कुछ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बनाए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे पे कोई शायद बुरा वक्त नहीं आएगा, तो वो बात तो गलत हो गई, खत्म। वो बात तो कतर के अंदर वो अमेरिकी बेस है जहाँ पे अटैक हुआ, जहाज रिफ्यूलर भी वहीं से उड़ा। डॉक्टर आदिल साहब, आप तजवीज़ क्या करते हैं मुस्लिम दुनिया एज अ होल और ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड के लिए? ढेर सारी अमेरिकी बेसिस भी हैं इस इलाके के अंदर, और अमेरिका की बेसिस होते हुए भी हमले हो रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो अब गारंटीड नहीं है, कुछ भी होएगा किसी के साथ भी। देखिए, बेसिस वाली बात, और ये किसी और वक्त करेंगे, सिर्फ इस वक्त अरब ममालिक नहीं, ये यूरोप में भी तशवीश होने लगी है कि ये बेस जो हैं जब 10 साल पहले थे तो वो आपकी हिफाजत के लिए थे, लेकिन अगर दुनिया तब्दील होती है तो बेस तो एक दूसरे मुल्क की ये फौज वहाँ बैठी है, वो चलें अलग बात है। लेकिन तजवीज़ के हवाले से आई अगेन इंसिस्ट के ऑप्शंस हैं, और प्रेशर डालने के ऑप्शन है ना, और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, चाहे वो आइडियल हो या ना हो, सारे मुल्क ना करें, कुछ तो कर सकते हैं ना। जो जिस किस्म की तकरीर हमने तुर्की से सुनी या मलेशिया से सुनी या पाकिस्तान से भी सुनी, उन तकारीर में आपको वो ऑप्शन नजर आते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आउट ऑफ दिस। स्पेन एक मुल्क है, मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमानों के साथ उनकी जो तारीख है बड़ी चेकर्ड है। स्पेन ने गजा का क्या रिस्पांस दिया? स्पेन ने कहा कि जनाब, हमारी सरजमीन से कोई जहाज इजराइल नहीं जाएगा, हमारी सरजमीन से कोई जो सी ट्रैवल है उसमें अगर आर्म्स जा रहे हैं इजराइल, वो वहां नहीं पहुंचेंगे। आप जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि सिविलियन एयरक्राफ्ट पे अगर एम्बार्गो हो के जी वी विल, हम कोई इसमें जंग की बात नहीं, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत पे लगाया था। एंड आप जरा फ्लाइट्स देख लें कि इजराइल से आना जाना क्या होता है और वो कहां से जाती है। द टाइप ऑफ प्रेशर दैट विल पुट, देखना ना, आपने इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन चेंज करनी है। आपने इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन को बड़े ममालिक जो है, अगर मुसलमान ममालिक जो है, उस कॉन्वर्सेशन को चेंज करें कि सो वी हैव लॉट्स ऑफ लेवर्स। इंटरनेशनल ट्रैवल इज अ लेवर, सर्टेनली अब्राहम अकॉर्ड जो है कि जनाब जब तक खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।